जय हिंद मित्रों। आज मैं आपके साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ प्रस्तुत हूं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दुनिया के में एक अनोखी विशेषता संविधान की, जो भारत ने आयरलैंड के संविधान से 1937 से लिया। 1937 के आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान निर्माताओं ने लिया। दुनिया में सिर्फ आयरलैंड के बाद भारत का ही एक संविधान है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है। उद्देश्य है इसका आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, अनोखी विशेषता। अब आयरलैंड के संविधान के 1937 से प्रभावित रहा लोकतंत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थापना इसका उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है। तो एक प्रश्न कभी कभी विद्यार्थियों के मन में या हम सभी के मन में आता है कि संविधान निर्माता इसे मौलिक अधिकारों में क्यों स्थान नहीं दिए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अभी हम ये समझेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है और लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब जब राज्य कोई नीति बनाएगा तो उसे डायरेक्शन देने का काम करेगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये जो व्यवस्था है अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की व्यवस्था है जो है वो राज्य के नीति निर्देशन का काम करेगी। जैसे डायरेक्टर होता है, मान लीजिए फिल्म वगैरह बनता है या कोई काम होता है, या हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो हमारे जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं वो डायरेक्शन देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ऐसे करना है। तो ये जो भारत में नीति निर्माण करेंगे, जो भी करेंगे, व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, पदाधिकारी गण हो, अधिकारी गण हो, जो भी हो, माननीय न्यायपालिका हो, सबके लिए डायरेक्शन का काम होगा। वास्तव में नीति निर्देशक तत्व भारत में इस नाते संविधान निर्माताओं ने बनाया कि सरकार ये देख सके कि हमको भविष्य में किस तरह के भारत का निर्माण करना है, किस तरह के भारत का निर्माण करना है। सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा, लाइट लैंप। जैसे अंधेरे में चलता हुआ व्यक्ति को अगर लाइट दिखाया जाए तो रास्ता नहीं भटकेगा, तो सरकार के लिए पथ प्रदर्शक लाइट लैंप का काम करेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और एक चीज और है, सरकार उससे अपना मूल्यांकन करेगी, उसे कसौटी पे कसेगी कि हम कहां तक इनको पूरा किए हैं। संविधान निर्माताओं की जो महान इच्छा थी उसे हम कहां तक पूरा कर पाए हैं और क्या हमें पूरा करना है, जिससे भारत एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य बनेगा। अब सवाल उठता है कि इन चीजों को आप राज्य के मौलिक अधिकारों में दे दिए होते। अगर मौलिक अधिकारों में दे दिए होते तो हमारे संविधान निर्माता दुनिया के महान विद्वज्जन थे, महान। किसी दुनिया के संविधान निर्माण में इतने विद्वान नहीं रहे होंगे जितना भारतीय संविधान में। तो इस नाते ऐसा किया गया कि अगर मौलिक अधिकारों में दे देते तो राज्य को तत्काल पूरा करना अनिवार्य हो जाता, क्योंकि वहां तो कोर्ट, माननीय कोर्ट है नहीं, अगर व्यवस्था होगी तो माननीय कोर्ट दिक्कत कर देगा। तो ऐसे में आवश्यक था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा जाए कि जब सरकार के पास व्यवस्था होगी तो धीरे धीरे पूरा करेंगे, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो उसकी क्षमता आर्थिक और हर चीज बहुत मजबूत नहीं थी, तो समय के साथ दे दिया गया। इसी नाते प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा है, प्रोफेसर के.टी. शाह, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। वाह! प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था, संविधान सभा के सदस्य थे, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान उस बैंक की इच्छा पे है। भुगतान तो करना है। तो भारत में राजनेताओं को, सत्ताधारियों को, अधिकारियों को, सबको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना है, क्योंकि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो
ये सिद्धांत को अपनाना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है। तो ये 36 कहता है परिभाषा, किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। तो 36 परिभाषा है राज्य की। 37 कहता है कि न्याय योग्य नहीं है। पहली बात तो ये मूलभूत तत्व है, संविधान का मूलभूत तत्व है। दूसरा, कोई भी जब कानून बनाएगा, विधि निर्माण करेगा, चाहे वो केंद्रीय व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, पदाधिकारीगण हो, समस्त लोग, तो इसका पूरा ध्यान देंगे, पूरा सम्मान करेंगे, विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करेंगे, परंतु यह न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। अर्थात उल्लंघन होने पर न्यायपालिका में दंड देने की व्यवस्था नहीं है, जो मौलिक अधिकारों में है, मौलिक अधिकारों में है। तो दंड का विधान नहीं है, अर्थात जस्टिसिएबल नहीं है, अर्थात न्याय योग्य नहीं है, अर्थात क्लियर कर दूं कि उल्लंघन होने पर न्यायपालिका दंड नहीं देगी। बात क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अनुच्छेद 38, सामाजिक कल्याण की व्यवस्था। हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि सामाजिक कल्याण किया जाए। इसी नाते अनुच्छेद 38(1) कहता है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिनसे नागरिकों का सामाजिक लाभ हो, राजनीतिक लाभ हो, राजनीतिक न्याय मिले। यानी राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए हर वो कार्य करेगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, यानी हर तरह के न्याय मिले जिससे समाज में लोक कल्याण हो, जन कल्याण हो। यह अनुच्छेद 38(1) कहता है। बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में, आपको मालूम है, फिर दोहरा दूं। इसमें कहा गया कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य, लोगों के मध्य क्या क्या? आय की असमानता न हो, प्रतिष्ठा की असमानता न हो, अवसर की असमानता न हो, इस तरह के चीजों को समाप्त किया जाए। यानी सभी के बीच आय की, प्रतिष्ठा की, अवसर की समानता स्थापित करने का राज्य पूरा प्रयास करेगा, पूरा प्रयास करेगा। अब अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 कुछ बिंदुओं पे कार्य करने के लिए राज्य से कहता है कि ये बिंदुएं आपको काम करना है। क्या क्या करना है? कि जब आप कानून बनाएंगे तो निम्न चीजों को ध्यान देंगे कानून बनाते समय। क्या क्या? राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को, महिला हो, पुरुष हो, जब जीविका के साधन उपलब्ध कराएंगे तो समानता की भावना लाएंगे। समान रूप से जीविका के साधन, रोजगार के साधन, आय के साधन में समानता का व्यवहार करेंगे। कोई भेदभाव नहीं करेंगे जीविका उपलब्ध कराने में। यह राज्य का कर्तव्य होगा कि महिला और पुरुष में, स्त्री और पुरुष में समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। बाद में अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन से 39A जोड़ा गया। 39A, 39A, ये ध्यान रखिएगा, 39A बाद में जोड़ा गया है, जिसकी चर्चा थोड़ी हम बाद में करेंगे। अब आया 39ख। 39ख 39ख राज्य सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार करेगा ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। राज्य सार्वजनिक धन का, सार्वजनिक मतलब धन क्या है? जो सरकारी धन है, उसका स्वामित्व और नियंत्रण, उसकी मालिकाना व्यवस्था, उसका नियंत्रण इस प्रकार करेगा ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, यानी सार्वजनिक हित की सबसे अच्छी व्यवस्था हो सके, ऐसा कार्य राज्य करेगा।
तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि 39 ख कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना राज्य के द्वारा जिससे सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, सबसे अच्छी व्यवस्था हो सके। थोड़ा शब्द कहीं कहीं कठिन आएंगे क्योंकि संविधान के शब्द हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। तो संविधान क्या की भाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, दोनों मैं आपको समझाऊंगा, तो आप दोनों पे ध्यान देंगे कि संविधान की भाषा क्या है और उसका अर्थ क्या हुआ। तीसरा 39 ग कहता है कि राज्य धन का समान वितरण करेगा। धन का समान वितरण यानी धन के बांटने में, धन को देने में भेदभाव नहीं करेगा, धन का समान वितरण। 39 घ कहता है कि समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान वेतन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। समान कार्य समान वेतन, मैं इसको लिख दे रहा हूं, किसके किसके बीच, स्त्री पुरुष के बीच। समान कार्य होगा तो समान वेतन होगा, ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा। आगे बढ़ूं तो 39 घ क ख ग घ अंग, अंग आता है, अंग। 39 अंग कहता है कि राज्य श्रमिक पुरुषों एवं स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। राज्य श्रमिक पुरुषों एवं स्त्रियों के, जो श्रमिक हैं हमारे, स्त्री हैं, पुरुष हैं हमारे देश के, स्वास्थ्य और शक्ति, उनकी स्वास्थ्य का, उनकी शक्ति का, तथा बालकों की सुकुमार अवस्था, जो हमारे छोटे छोटे बालक हैं, जो उनकी नन्हापन अवस्था है, जो उनकी बाल्य अवस्था है, उनका दुरुपयोग नहीं होने देगा। कोई भी उनका दुरुपयोग, कोई भी उनका गलत प्रयोग नहीं करेगा। तो एक बार मैं संविधान की भाषा को फिर दोहरा दे रहा हूं, जैसे लिखा गया है कि राज्य श्रमिक पुरुषों एवं स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। अब अगला है 39 च, जिसे 42वां संविधान से जोड़ा गया है। 42वां 42 अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। शोषण तो आप समझ रहे हैं बड़ी आसानी से। तो शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। मैं लिख दे रहा हूं एक बार, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये संविधान में बाद में जोड़ा गया है, 1978 में जोड़ा गया है, 76 में जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन करके श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने। अब एक अमेंडमेंट और हुआ था, मैं आपसे कहा था कि मैं बाद में चर्चा करूंगा। 39A 39A संशोधन 1942 में किया गया, यानी 42वां संविधान संशोधन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। 39A ये क्या कहता है कि 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य समान न्याय की बात करेगा, सभी के साथ समान न्याय, जो हमारे संविधान निर्माताओं की मूल इच्छा थी। अनुच्छेद 14 में व्यवस्था है कि एवरीबडी नो एबव द लॉ, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। उस भाव को, उस सपने को, उस आदर्श को यहां लाया गया कि समान न्याय की व्यवस्था होगी
तथा निःशुल्क विधिक सहायता। हमारे देश में जो गरीब हैं, जो सक्षम नहीं हैं, सरकार उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी, निःशुल्क कानूनी सहायता। तो ये 39 क में 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अब हम आते हैं 40, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ये भी ध्यान देना पड़ता है, कोई तत्व भूलने ना पाए। क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा आनंद आता है, उसमें भूल जाएंगे तो आज भूल जाएंगे, कल पढ़ा देंगे, लेकिन इसमें भूलना भी नहीं है। तो 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन की व्यवस्था है। ये गांधी जी का सपना था। भारत की सरकार ने इस पे बहुत काम किया है और ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में व्यवस्था थी कि ग्राम पंचायतों का गठन हो। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया 1959 में, और उसके बाद बहुत सारे काम हुए। 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट, बहुत काम हुए। तो ये सपना था संविधान निर्माताओं की कि भारत में ग्राम पंचायतों का गठन हो। और संविधान निर्माताओं की जो महान इच्छा थी, यह सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, हर सरकार की जिम्मेदारी है, हर पदाधिकारी की भारत में जिम्मेदारी है कि महान संविधान निर्माताओं की इच्छा का पालन किया जाए। और जैसे जैसे अपना देश सक्षम हो, वैसे वैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था किया जाए। और हमारी सरकार कर भी रही है, भारत की सरकार कर भी रही है समय के साथ। देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन वगैरह में बहुत काम हुआ है। महिला आरक्षण की व्यवस्था हुई है, जो है उसमें तमाम संशोधन हुए हैं, तो बहुत काम किया गया है। अब आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम मतलब कार्य करने का, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, खास करके तब बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता में। ऐसी स्थिति ज्यादा तब कब बनेगी? जब आदमी के पास बेकारी होगा, बुढ़ापा होगी, बीमारी होगा, असमर्थ होगा। ऐसी विशेष स्थितियां आएंगी तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। खास करके तब ऐसी समस्या कब आएगी? जब बेकारी होगी, बीमारी होगी, असमर्थता होगी, बुढ़ापा होगा, ये स्थितियां ज्यादा बनेंगी। अनुच्छेद 42, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अनुच्छेद 42, काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित, काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं का तथा स्त्रियों के प्रसूति सहायता का उपलब्धता। काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं का, काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं की व्यवस्था तथा स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए प्रसूति गृहों की व्यवस्था। तो ये आर्टिकल 42 कहता है कि काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं की व्यवस्था। ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि जो कार्य करने का जो व्यवस्था हो, न्यायसंगत हो, मानवोचित हो, उचित हो, ऐसी व्यवस्था किया जाएगा। कि कार्य की व्यवस्था, जैसे मजदूरों वगैरह के लिए जो फैक्ट्री वगैरह में
उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जहां कार्य करते हैं वहां उपलब्ध कराई जाती हैं, उनके लिए काम के घंटे वगैरह का तय करना, ये व्यवस्थाएं। और स्त्रियों के प्रसूति गृहों की व्यवस्था, जो महिला हैं उनके लिए जो प्रसूति इत्यादि की व्यवस्था करना, ताकि बच्चे के जन्म देने वगैरह की इत्यादि की व्यवस्थाएं, जो प्रकृति का बहुत बड़ा मूल आधार है, उसमें दिक्कत ना आए। उनको अच्छे प्रसूति गृहों की व्यवस्था करना, उनके लिए अच्छे दवा वगैरह इत्यादि की व्यवस्था करना, आने जाने के वाहन इत्यादि की जितना राज्य बेहतर से व्यवस्था कर पाएगा वो करे। अगला आर्टिकल 43, और सरकार ने प्रसूति गृहों वगैरह पे, दवा वगैरह पे, एम्बुलेंस वगैरह पे, उनकी व्यवस्था वगैरह पे बहुत काम किया है। तो आर्टिकल 43, राज्य प्रयास करेगा कि कृषि उद्योग में लगे मजदूरों को यथोचित वेतन, उचित वेतन, राज्य प्रयास करेगा कि कृषि उद्योग में लगे मजदूरों का उचित वेतन, सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति का अवसर, कि राज्य तथा गांवों में व्यक्तिगत एवं सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिले। एक बार मैं फिर दोहराऊंगा कि राज्य प्रयास करेगा कि कृषि उद्योगों में लगे मजदूरों को अच्छा वेतन मिले, जो कृषि में लगे हैं, उद्योग में लगे हैं, उनको अच्छा वेतन मिले, उनको सामाजिक और सांस्कृतिक, उनके सामाजिक विकास का अवसर मिले, उनके सांस्कृतिक विकास का अवसर मिले। गांव में जो व्यक्तिगत एवं सरकारी आधार पर कुटीर उद्योग हैं, तो छोटे छोटे काम किए जाते हैं, कढ़ाई बुनाई शिल्प इत्यादि के छोटे छोटे, टोकरी बनाना और सब काम करना, तो ये जो काम हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कपड़े का बुनना, उनको प्रोत्साहन मिले। बाद में 43 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 43A में व्यवस्था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इसमें यह व्यवस्था किया गया कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। इसका उद्देश्य ये था कि जिन उद्योगों में वो कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी कर्मचारियों का समझ लीजिए, उद्योगों के प्रबंध में जो उनकी प्रबंध व्यवस्था है उसमें कर्मचारियों को भी भाग लेने का अवसर मिले, ताकि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, उनका उस संस्था से लगाव बढ़ेगा, उनके अनुभव को सुना जाएगा, उनके विचारों को शामिल किया जाएगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं की संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। अब अनुच्छेद 44 इसमें पूरे देश में चर्चा का विषय है। समान नागरिक संहिता आज इस समय पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि सभी के लिए एक समान कानून की व्यवस्था किया जाए। कुछ लोग इसके विरोधी भी हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, वो इस कानून को स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रही है, जिसमें खास करके योगदान है हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। वो बार बार कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता की स्थापना होनी चाहिए। और चूंकि मैं गोरखपुर से हूं और मैं संयोग से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में रहता हूं, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस कानून को पूरे भारत में लागू किया जाए, समान नागरिक संहिता, उसके लिए वो बहुत अपना योगदान दे रहे हैं। तो समान नागरिक संहिता इस सभी भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए।
अभी कभी कुछ कुछ अलग अलग लोगों के लिए शादी ब्याह फलाने ढिकाने इत्यादि की तमाम व्यवस्थाएं हैं। वास्तव में संविधान निर्माताओं के मूलभूत उनकी भावनाओं के विपरीत है ये, और उससे उनके समाज का भी तमाम नुकसान हो रहा, खास करके महिलाओं का, बच्चों का बहुत नुकसान है। तो सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता बने, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी अनुच्छेद 44 में। अब अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में व्यवस्था किया गया मूल संविधान में कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों की व्यवस्था करेगा राज्य। ये मूल संविधान में व्यवस्था थी जो हमारा संविधान बना, और हमको ये कहा गया था मूल संविधान में, क्या कहा गया था कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। और हमें बड़ी खुशी होती है यह कहते हुए कि हमारी सरकार ने, हमारे देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और 86वां संविधान संशोधन 2002 86 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में स्वतंत्रता के अधिकार में मूल अधिकार इसे बना दिया गया। अब इसे मूल अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार बना दिया गया। अगस्त 2009 को इसे नोटिफिकेशन मिला, और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। मजा आ गया। मैंने हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति उस समय की सरकार ने किया, भारत की सरकार ने किया। ये बहुत अच्छी बात है। अब जब ये